नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और एक बड़ी खबर अब से कुछ 10-15 मिनट पहले आई कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो राज्यसभा के सभापति और चूंकि वो पदेन मतलब सभापति होते हैं कि जो कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन जो है वो सभापति होता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजे आज सुबह संसद के सत्र का आगाज हुआ। 21 जुलाई की जो तारीख है और 21 अगस्त तक ये चलेगा, 1 महीने तक मानसून सत्र। और जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत में ही दिन में काफी कांग्रेस की तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया। किस तरीके से राहुल गांधी ने बात कही, किस तरीके से राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच में नियम 267 के तहत 18 जो नोटिस विपक्ष का था उसको खारिज कर दिया था और एक तरह का गर्मा गर्मी का माहौल भी बना हुआ था। तमाम सारी बातें थी और उसके बाद रात होते होते ये एक बड़ी खबर आई कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो स्वास्थ्य वजह ही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और आपको नजर आ रही है? देखिए ललित, दो तीन जानकारियां मैं आपको दे दूं। ये बात तो निश्चित है कि जगदीप धनखड़ का इलाज एम्स में चल रहा था। मैं खुद इसका गवाह हूं क्योंकि 4 जून की बात बता दूं आपको। 4 जून को वो एम्स गए थे। उसके पहले एम्स में वो एडमिट भी हुए थे और मैं वहीं पे था, एम्स में था जब वो आए थे। और एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी जो है, वहां पे उनकी जांच की गई थी। तो ये मेरे सामने की बात है, तो मैं बताता हूँ आपको कि उनका इलाज एम्स में चल रहा था। और स्वास्थ्य कारण तो था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों को आप अगर देखें तो ये ठीक बात है, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज मानसून सत्र का पहला दिन था ललित। आपने उसको सुबह से कवर भी किया, आपने देखा भी क्या घटनाएं वहां पे हुई। और मानसून सत्र के पहले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सत्र शुरू होता है। और जबकि ये मानसून सत्र बहुत ही कई मायनों में बहुत ही विशेष है। और इस लिहाज से, और ये बिल्कुल सरकार को आभास था कि बहुत कुछ गहमा गहमी होगा। विपक्ष के पास सवालों के अंबार उसके पास पड़े हुए थे, जो कुछ भी देश में बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में देश में घटनाएं जो हुई है उसको लेकर। तो जगदीप धनखड़ जाहिर तौर पर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो हाउस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, हाउस को चेयर कर रहे होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हाउस के बैठने से पहले जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राज्यसभा में नेता, उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई। और बहुत ही सौहार्द। एक बात आप जानेंगे ललित कि जगदीप धनखड़ भले ही हाउस में एक कड़क मिजाज में, भले ही विपक्ष उन पर आरोप लगाता है, विपक्ष यहाँ तक कि इम्पीचमेंट मोशन भी लेकर उनके खिलाफ, जो आपको याद होगा कि आ गया था हाउस में, तो खारिज कर दिया गया हाउस में। लेकिन अगर हाउस के बाहर की अगर बात करें, अगर ऑफ जो रिकॉर्ड होते हैं और कॉरिडोर के बाहर की अगर बात करें, तो जगदीप धनखड़ के रिश्ते तमाम सांसदों से, राज्यसभा के सांसद चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो नए सांसद ही भले क्यों ना हो, सभी को अपने घर पे वो आमंत्रित करते हैं, अपने ऑफिस में आमंत्रित करते हैं, सबसे बात करते हैं। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको कभी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हाउस के ही वो जगदीप धनखड़ हैं जो जिन पे विपक्ष आरोप लगाता है कि वो हमें बोलने नहीं देते, हम जो 267 के तहत जो नोटिस देते हैं उसको खारिज कर देते हैं, उस पर चर्चाएं नहीं होने देते। और लेकिन अगर हाउस के बाहर अगर जगदीप धनखड़ की पर्सनालिटी को आप देखें तो विपक्ष के हर नेताओं के साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे रहे थे। लेकिन आज जो ललित हुआ है वो भारतीय राजनीति में मुझे याद नहीं आ रहा कि हाल फिलहाल में ऐसे किसी वाइस प्रेसिडेंट ने अचानक से इस्तीफा, क्योंकि ये बहुत ही संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। इस पद से इस्तीफा देना जो है वो मामूली बात नहीं है। अचानक क्या हुआ दिल्ली के सत्ता के गलियारे में जिसके कारण जगदीप धनखड़ को आज इस्तीफा देना पड़ा, ये सवाल लगातार गूंज रहा है संसद में कल जो है, क्योंकि इन तमाम सवालों का सामना सरकार को करना होगा। कल जब संसद का सत्र जब होगा ललित, तो कई सवाल उठेंगे, विपक्ष की तरफ से घेराबंदी होगी, क्योंकि इसको जिस तरीके से सामान्य तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, हम सब इसको मान के चल रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष इसको इस तरीके से लेगा?
मतलब ये मनीष, बहुत बड़ा सवाल है। सियासत सियासत में सियासत की भाषा, परिभाषा और शब्द जो होता है उसके बड़े मतलब होते हैं। जो दिखता है वो चीज होती नहीं है, और जो कुछ नजर नहीं आता वही सब कुछ हो जाता है। जैसा कि आप जैसा कि जानते भी हैं कि जगदीप धनखड़ का जो अपना एक व्यक्तित्व रहा है, कैरेक्टर रहा है। आपको वो दिन याद होंगे कि जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और किस बिल्कुल। तरीके से ममता बनर्जी के साथ तनातनी होती थी। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जगदीप धनखड़ यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी बात है तो आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके से वो कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम फेस भी कर रहे थे पिछले महीने के। हमको लगता है कि 15-20 दिन पहले की बात है कि जब उनको फेंट भी हुए थे और दिक्कत भी आई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से सफर शुरू होता है, और जैसा कि आपने कहा कि उनके व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सदन के भीतर विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा है जगदीप धनखड़ के ऊपर कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ऐसा लगता है कि उस तरीके से अपने आचरण को पेश करते हैं, एक तरफा निर्णय देते हैं, एक तरफा बात करते हैं, विपक्ष की आवाज को उठाने नहीं देते। तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का एक प्रेशर, मतलब उनको ये फील हुआ है, और आज की घटना के बाद जिस तरीके से काफी कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया था कि 267 में 18 नोटिस को जो है आपने सिरे से खारिज कर दिया, और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी के सांसद के प्रस्ताव को उन्होंने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया, और विपक्ष यही तो मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना चाहिए। तो क्या मतलब आज की घटना से कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए आज के ये जो कुछ भी नौबत आज ललित हुआ है, जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है, इसके इसके बैकग्राउंड में कई सारे मुद्दे एक साथ जो है कंसोलिडेट किए हैं। लगातार इस बात को लेकर, उनके आचरण को लेकर, खासतौर से उनके जो बयान थे, क्योंकि वो बोलने में हिचकते नहीं थे, चाहे वो अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही बोलना हो, तो वो बहुत ही मुखर होकर बोलते थे। आपको अभी याद होगा कि आरएसएस के जो दूसरे नंबर के होस्ट बोले, उन्होंने जो बयान दिया समाजवाद और सेकुलरिज्म को लेकर, उसको लेकर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने लपका, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल 1975 में जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब इन दो शब्दों को लागू किया गया, ये बोले कि ये बहुत ही गलत हुआ, जिस तरीके के शब्दों का, हार्डिंग शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। उतना तो संघ भी उस लेवल पे जाके नहीं हुआ। किसानों को लेकर आपको याद दिला दूं, जो सबसे ज्यादा सरकार में जो एक उनको उनकी बयानों की उस पे जो आपत्ति जताई गई है, एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान के साथ वो मंच पर मौजूद थे, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तरफ मुखर होकर वो बोला कि किसानों की हालत कब ठीक होगी। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल एक असहज कर दिया उस कार्यक्रम में, एकदम, ये एकदम। शिकायत जो है ये सरकार के बहुत ही हाई लेवल तक ये बातें गई। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जगदीप धनखड़ को टॉप लेवल से ये फीलिंग दी गई कि इस तरीके के बयानों से आप थोड़ा परहेज करें, क्योंकि शिवराज चौहान कोई छोटे नेता नहीं है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। किसानों के अगर जगदीप धनखड़ खुद को किसान का नेता बताते हैं, तो उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान उस राज्य से का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनको योजना आयोग का जब दौर था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर में, उस समय कई अवार्ड्स जो है मध्य प्रदेश लेके जा चुका था, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वहां पे सरकार चल रही थी। तो इस तरीके का जो बयान जगदीप धनखड़ के दौर से दिया गया, इसकी शिकायत आलाकमान तक गई। इसके बाद इनको कहा गया कि आप इस तरीके से डायरेक्टली परहेज करें बोलने से, क्योंकि आपको पता है कि वो खुद को जाट नेता, खुद को किसान नेता बताने से हिचकते नहीं थे, और किसानों के मुद्दों को बहुत ही, एकदम। किसान आंदोलन को भी लेकर सरकार को वो कहते रहते थे कि किसानों की बात को आप सुने। लेकिन आज जो कुछ हुआ है ललित, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। 2027 तक उनका कार्यकाल था, 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे, और लेकिन 2 साल पहले ही उनका इस्तीफा हो जाता है। तो राजनीतिक गलियारे में तो इसको सामान्य तरीके से नहीं लिया जाएगा। कुछ लगता है कुछ बड़ा हो रहा है दिल्ली में, वहाँ, और जिसकी शायद हमें आने वाले दिनों में इसकी जो असर है, इसका जो चीजें हैं वो परत दर परत खुलते हुए नजर आएंगी। मनीष, सही बात है। जैसा कि आपको भी याद शायद हो कि देश का कोई भी उपराष्ट्रपति सदन की कार्यवाही चलने के दौरान
ये इस्तीफा हुआ हो। शायद मुझे तो याद नहीं आता है कि 1950 के बाद से ऐसी कोई घटना हुई हो कि जिसमें सदन की कार्यवाही चलते वक्त जो है वाइस प्रेसिडेंट ने, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया हो। शायद आपको आपको कोई वाकया याद आता है कि इस तरह की कोई घटना घटी है? नहीं, मैं जब से राजनीति को समझ पा रहा हूँ और मैंने जो देखा है ललित जी, मुझे नहीं ऐसा कोई नेता नजर आ रहा जो कि इस तरीके से कभी इस्तीफा दिया हो। हामिद अंसारी डिप्लोमेट थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, हाउस को वो कंडक्ट करते थे। दो बार वो उपराष्ट्रपति देश के बने, और दो बार उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के सभापति बने और रहे। और उनके और उसके बाद वेंकैया नायडू जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री रहे थे। उसके बाद वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट बने। तो मुझे लंबे समय तक बिल्कुल ध्यान में नहीं आता कि इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील पद है, इस तरीके से इस्तीफा देना। अगर मुझे याद नहीं है कि कोई उपराष्ट्रपति शायद अपने कार्यकाल में रहते हुए कुछ ऐसा कुछ हुआ हो घटनाक्रम। मुझे बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इस बात पे कमेंट करने से। लेकिन मैंने जब से मैं देख रहा हूँ, राजनीति को समझ पा रहा हूँ, संसद को देख रहा हूँ, मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा। और ये बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे धकेलता है। मुझे लगता है कि कई सवालों का जवाब जो है सरकार को देना होगा। और क्योंकि स्वास्थ्य का मामला, क्योंकि हाउस में आज वो मौजूद थे, तमाम हाँ, सांसदों से मनीष 2-3 दिनों से मनीष लगातार वो मिल रहे थे। मनीष एक सवाल यहाँ पे और बड़ा वजीब सा है कि अगर स्वास्थ्य ही वजह है तो बात अलग है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सियासी दल जो सत्ता में है, कम से कम वो इस बात को शायद पसंद नहीं कर पाता है या पसंद नहीं करता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का कमेंट करे, और जो सरकार के, क्योंकि जैसा कि आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया कि कृषि मंत्री रहते हुए स्टेज पर वो तमाम सारी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ बात इस तरह की कह गए थे जिसमें वो खुद ही भौचक्के रह गए थे। वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान रहती है, तो उस मुस्कान में शायद अपने गुस्से को, अपनी खींच को, सब कुछ वो छुपा गए होंगे। लेकिन चेहरे पर वो तनाव साफ नजर आ रहा था जब डाइस पे किसानों को लेकर के जगदीप धनखड़ ने कहा था। तो क्या आपको लगता है कि अब मामला, मतलब सत्ताधारी दल को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान आते हैं वो असहज कर जाते हैं और मुश्किलात जो है बढ़ाते हैं, विपक्ष को मौका भी मिल जाता है, तो शायद शायद जो है कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसमें मतलब ये अपनी गद्दी छोड़ें, और शायद उस हिसाब से उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ने का फैसला किया। देखिए ललित, विपक्ष ऐसा चाहता होगा कि वो गद्दी छोड़े। मुझे थोड़ा सा इसमें मैं नहीं कह पाऊंगा इसको। मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप देखिए, विपक्ष को नहीं पता कि कल को उपराष्ट्रपति जो बनेगा, नया व्यक्ति होगा, वो किस तरीके से हाउस को कंडक्ट करेगा। क्या इससे बेहतर होगा या वर्स्ट होगा, ये कहना बड़ा वो है। लेकिन आप अगर धनखड़ के राजनीतिक, अगर अभी हाल फिलहाल में जो पिछले कुछ सालों में जो उनके सफर को देखे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो बंगाल के गवर्नर थे। मुझे याद है, क्योंकि जब वो बंगाल के गवर्नर थे ललित, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भी वो दिल्ली आते थे तो बंग भवन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ममता सरकार पर बहुत तेज हमलावर उनका रुख हुआ करता था। बिहार में जब वो, बिहार के भी वो राज्यपाल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इस वक्त पटना में हूँ ललित, तो बिहार के भी वो राज्यपाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार खुद एक कद्दावर नेता है और वो राज्यपाल थे। तो शायद उस तरीके से अंतर्विरोध जो है उनका कभी राज्य सरकार के साथ यहाँ या मुख्यमंत्री के साथ नहीं रहा। लेकिन जरूर पश्चिम बंगाल में जो है उनका इस तरीके का वो रुख रहा था। और पश्चिम बंगाल जो है उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति के पद से जिस तरीके से वहां पे उन्होंने जो एजेंडा था जो बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद उनको रिवॉर्ड दिया गया, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। और हाल फिलहाल में उनके बयान जो थे, खासतौर से कोर्ट्स को लेकर, किसानों को लेकर, और जो जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के एक संवैधानिक पद के दायरे पे अगर वो बैठे हैं, तो शायद उनको पॉलिटिकल बयानों से जो परहेज करना चाहिए था शायद। जबकि आप इस बात को समझे कि जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ललित करती है, जगदीप धनखड़ उस बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स से नहीं आए हैं। चौधरी देवीलाल ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको जिताया।
और उनके उनके बढ़ाए हुए वो नेता हैं चौधरी देवीलाल के, और यानी समाजवाद जो है, उनकी समाजवादी राजनीति उन्होंने की है। लेकिन आज वो बिल्कुल जो राजनीति है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के काफी वो नजदीक हो गए, तो उस राजनीति में समाहित हो गया। उसके बाद उनको पद से भी नवाजा गया। तो जगदीप धनखड़ जो हाल के दिनों में बीजेपी में जो आलाकमान जो ऊपर के बैठे पद पे लोग हैं, उनके जगदीप धनखड़ के बयान से वो काफी असहज हो रहे थे, और असहज। मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे परतें खुलेंगी, जिसके कारण शायद ये इस्तीफा हुआ। स्वास्थ्य अगर इसको हम एट पार ले लें ललित, तो ये थोड़ी मुश्किल नजर आती है। अच्छा मनीष, एक बात और है कि 2024 मतलब करीब 1 साल पहले की बात है, जुलाई का यह महीना है, तब अगस्त का महीना था। और उस समय है कि 60 सांसदों ने राज्यसभा में मतलब कंसीडर किया जो है कि इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहिए, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया। लेकिन अगर संख्या बल को अगर आप देखें तो ठीक है, प्रस्ताव आप लाते हैं सपोज करिए, लेकिन संख्या बल राज्यसभा में वो एनडीए के फेवर में है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो इम्पीचमेंट आता भी तो इम्पीचमेंट का हश्र क्या होता, वो विपक्ष को भी मतलब पता है, सिंबॉलिक तौर पे आप इम्पीचमेंट लाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इम्पीचमेंट जैसा कोई विषय फिर उठ रहा था और कहीं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, और इसको लेते हुए कुछ ये फैसला किया गया? आपको याद होगा ललित, जो इम्पीचमेंट मोशन की जो घटनाक्रम है, हरिवंश जो कि राज्यसभा में उपसभापति पद पे हैं, उन्होंने एकदम। साफ तौर पे उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। तो वो तो एक बात हुई, लेकिन एपिसोड के बाद आपको ध्यान होगा, बजट सत्र आप याद कर लें, बजट सत्र की तस्वीरों को देखें, और बजट सत्र में चेयर पे बैठे हुए जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेताओं के बीच के अगर कम्युनिकेशन को देखें, तो शायद उस घटना के बाद जगदीप धनखड़ बहुत सौम्य हो गए थे। जो उनका रुख होता था विपक्षी सांसदों को लेकर, उनके उनके बोलने को लेकर, उनके टोका टोकी को लेकर, वो कोई भी अगर कुछ बोल रहा होता तो जिस तरीके से वो टोका टोकी करते थे, तो जिसपे विपक्ष के नेताओं को आपत्ति था, वो बार बार आपत्ति जताते थे कि जब भी कोई विपक्ष का नेता बोलना शुरू करता है तो उसको कट साइज करने की कोशिश जो है वो जगदीप धनखड़ करते हैं। एकदम तो एकदम एकदम। आपको याद होगा कि जैसे ही इम्पीचमेंट मोशन आया, उसके बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए। उसके बाद वो उनके व्यवहार में अचानक से तब्दीली दिखी, और ये बजट सत्र में हमें ये देखने को मिला। लेकिन बजट सत्र के बाद काफी कुछ देश में देखा है पिछले 3-4 महीने में ललित, हम सब जिस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अभी मानसून सत्र का पहला दिन, जो कि इस सरकार के लिए बहुत ही क्रुशियल है, और सरकार सवालों के घेरे में है। विदेश नीति को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के पाकिस्तान के साथ जो तनाव है, चीन के साथ रिश्ते हैं, ट्रेड वॉर को लेकर, देश में जो चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में करा रखा है, उसको लेकर जो यहाँ जो एक माहौल है, एक भय का माहौल है वोटरों के बीच में। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जब विपक्ष हम संसद में हमला करने वाला था, उस बीच जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आता है। तो सरकार पहले से ही घिरी हुई थी, बैकफुट पे थी। ये जो एक एपिसोड है वो सरकार को और ज्यादा, तो इस सब में हमें देखना होगा कि क्या कुछ नया कुछ पक रहा है, खिचड़ी पक रही है। ये संदेह जो है काफी कुछ दिमाग में पैदा हो रहा, लेकिन अभी कुछ भी स्पेकुलेट करना थोड़ी जल्दबाजी होगी ललित। मनीष, हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। 1951 में जन्म हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकारी प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई की थी, और उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर की दूरी थी, पैदल स्कूल जाते थे। फिर बाद में 1962 में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में कामयाबी मिली, और फिर बाद में आप देखेंगे कि इन्होंने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट पर उत्तीर्ण की थी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त थी। तो मतलब यह है कि जो जगदीप धनखड़ की जो अपनी शख्सियत है वो संघर्षों से भरी हुई है, और उसके बाद बहुत वोकल, मतलब यह है कि वह किसी भी विषय पे अपनी बातों को रखते थे, और बंगाल उसका ताजा तरीन उदाहरण है। और इवन सबसे बड़ी चीज है कि राज्यसभा में वो जिस तरीके से बात रखते थे, क्योंकि विपक्ष ये कहता था कि उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को तो कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पक्षकार और जो सीट पर बैठा हुआ है, और कितना गर्मा गर्मी, ये तमाम सारी चीजें। आपको याद होगा कि आपके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और उनके बीच में कितनी तीखी बहस हुई थी,
और साथ ही साथ जो है कांग्रेस के मतलब बहुत सारे राजनीतिक दलों से तीखी बहस हुआ करती थी। तो अब ये जो इस्तीफा है इसकी दोनों बातें हो गई कि कम से कम जो है कुछ बातें वो अपने सत्ता पक्ष की तरफ भी इशारा करते थे, तो यानी कि कड़वी बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगती है अगर हम लोग रीड बिटवीन द लाइंस लें। वैसे कि ये अभी स्पेकुलेशन है, जैसा कि आपने कहा भी कि किसी भी पुख्ता तरीके से उस कारण को नहीं कहा जा सकता कि इस्तीफे की वजह क्या है। और चूंकि स्वास्थ्य उन्होंने कहा है तो हम स्वास्थ्य ही मानेंगे कि स्वास्थ्य के लिहाज से ही हुआ होगा। लेकिन कहानियां किससे बहुत सारे हैं कि कहीं कहीं न कहीं ये सारी चीजें थी, और कड़वे बोल शायद किसी भी व्यक्ति को किसी भी दल को पसंद नहीं होता है, और यदि सत्ताधारी दल है तो उसको तो कड़वे बोल पसंद ही नहीं होते हैं, और यदि व्यक्ति उससे खुद का जुड़ा हुआ है। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल ललित। और एक एक मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप इसको खास तौर से देखिए, वो कानूनी विद भी रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। लेकिन हाल के दौर में जो जुडिशियरी को लेकर जो एक बयान आया है, उनका जो एक रुख रहा है, जबकि वो खुद जुडिशियरी के पार्ट रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये भी एक अंदर खाने बताया जा रहा है कि बड़ी वजह है जिस तरीके से वो लगातार जुडिशियरी पे कहीं ना कहीं किसी उनके बयान जो है शायद वो काफी बढ़ चढ़ के आगे जाके बोल रहे थे। मनीष देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में 3 सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आपने देखा होगा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में ये कहा जाता है कि आइडियली कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और बेहतर कोऑर्डिनेशन है तो डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि रियल सेंस में सरकार किसी भी दल की रही हो इस देश में, तीनों के बीच में जो सामंजस्य है तो वो एक जैसा कभी बेहतर नहीं रहा है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के सरकार स्पष्ट रूप से कहती थी कि भाई कॉलेजियम की क्या जरूरत है, अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ मतलब वो सीधे पिन पॉइंट करते थे, वो बात करते थे कि अगर न्यायपालिका दूसरों के भ्रष्टाचार की बात करती है, उस पर तंज कसती है, उस पर उंगली उठाती है, और उसको अधिकार है, न्यायपालिका को अधिकार है कि अल्टीमेटली कोई भी चीज जो सिस्टम के साथ नहीं चल रहा है उस पर वो अपने अपने ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी ये बात समझनी होगी कि उनको भी अपने गिरेबां में देखना होगा कि आखिरकार करप्शन को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। सामान्य व्यक्ति पर एफआईआर होता है तो फिर वो यशवंत वर्मा के सेंस में अपनी बातों को रख रहे थे कि आखिरकार एक जस्टिस के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होता। तो ये एक अब देखेंगे कि एक रस्साकसी तो रही है, लेकिन केवल ये वाइस प्रेसिडेंट से मसला नहीं रहा है। आप देखिए कि किरेन रिजिजू भी इसके पहले जब वो लॉ मिनिस्टर और उसके बाद वो बात रखते थे तो खुल के बात रखते थे, और इसको हुआ कि डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो आपने देखा होगा कि उस समय भी एक विवाद हुआ कि जैसे ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सियासी पहलू पर हमें ऐसा लगता है कि सियासी पहलू को ज्यादा हम लोग मतलब कैटर कर सकते हैं, उस पर अटेंशन दे सकते हैं कि जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कड़वे बोल किसी को पसंद नहीं, और जब अपना ही व्यक्ति अगर कड़वा बोलना शुरू कर दे तो शायद वो एकदम पसंद नहीं आता है। तो हो सकता है कि इस तरह की बात रही हो कि अब शायद स्थिति जो है उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो, और ऐसे में उन्होंने सोचा हो कि रिजाइन करना एक बेहतर तरीका है, और उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। जी मनीष। एक 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 और ललित आप बताएं, क्योंकि आपने दिन भर आज हाउस की प्रोसीडिंग को फॉलो किया होगा। एक बयान जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो है अच्छा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। हाँ, मनीष, यहाँ पे एक चीज और है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है, और ये बड़ी खबर इसको आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है कि आरिफ मोहम्मद खान या शशि थरूर, इन दो नामों की सोर्सेज के हवाले से हम अपने दर्शकों को बता दें कि सोर्सेज के हवाले से और ऐसी चर्चा चल रही है कि आरिफ मोहम्मद खान या शशि थरूर। एक पल को अगर आप मनीष ये मान के चलिए कि अगर ये दो नाम चर्चा में हैं और ये दो इस देश के अगले उपराष्ट्रपति अगर हों, तो सियासत को किस नजरिए से, किस चश्मे से आप देख रहे हैं, मतलब इसको किस अंदाज में आप देख रहे हैं अगर एक पल को इसको सत्य देखिए माना जाए।
देखिए अगर हम इसको फेस वैल्यू पे लेते हैं, जो खबरें आ रही हैं शशि थरूर को लेकर आरिफ मोहम्मद खान, देखिए आरिफ मोहम्मद खान अगर नाम अगर आता है ललित, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान भी सकता हूँ, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार में फिलहाल वो राज्यपाल हैं। और आप देखिए आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा राज्यपालों में से एक आप मान के चल सकते हैं। और निश्चित तौर पर आरिफ मोहम्मद खान जो है बड़े पद के कंटेंडरों में से एक हैं। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद अगर दिल्ली में खाली होता है तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको, जहां तक रहा शशि थरूर का, शशि थरूर को अगर ये खबरें अगर आ रही हैं तो उनको पहले लोकसभा से इस्तीफा देना होगा, अपना लोकसभा इस्तीफा देना होगा, कांग्रेस से त्यागपत्र देना होगा। और कांग्रेस से अगर त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो उनको निकालने से रही पार्टी से। उनके तमाम ऐसे हाल के दिनों में बयान जो है, अगर आप उसको अगर ले लें और पार्टी को घोर आपत्ति रही हो। मनीष मनीष यहाँ पे शशि थरूर वाले एंगल पे मतलब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान का जो नाम है, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, अगर भारतीय जनता पार्टी आरिफ मोहम्मद खान पर मुहर सपोज करिए कि लगाती है, तो इसके मायने आप देखिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि सामान्य तौर पर कि विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगता रहा है कि यह जो एंटी माइनॉरिटी जो एक थॉट प्रोसेस चलता है बीजेपी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की एक कोशिश भी, ऐसा तो नहीं कि उससे बाहर निकलने की कोशिश नजर आ रही है। अगर हम लोग आरिफ मोहम्मद खान को पर्टिकुलरली अगर अभी अपनी चर्चा के केंद्र में बनाए, तो क्या इस नजरिया, क्या ये संभावना बन सकती है? तो आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 240 के करीब अगर उसके सांसद हैं ललित, एक भी माइनॉरिटी नहीं है। और एक भी मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भागीदार थे। लेकिन एक भी उस माइनॉरिटी, अगर आप किरण रिजिजू जो बौद्ध धर्म से आते हैं, वो एक आप कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी जो है वो मंत्री है। लेकिन अगर अकलियत की बात करें हम, खासतौर से सबसे बड़ा जिसकी सबका मुस्लिम। तो उनकी अकलियतों की बात करें तो उनका कोई प्रतिनिधित्व मौजूदा केंद्र सरकार में नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान अपने पर्सनालिटी को लेकर, खासतौर से जिस तरीके से वो, आपको शाहबानों के बाद से ही आपको ध्यान होगा कि आरिफ मोहम्मद खान काफी शरीयत के को लेके, भले ही वो समुदाय से आते हो, उसको लेकर काफी वो वोकल रहे हैं। और जो बात संघ करता रहा है, शायद वो वही बात आरिफ मोहम्मद खान करते आए हैं। तो इस वजह से वो संघ के नजर में भी उनको काफी पसंद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद करती है। यही कारण है कि केरल में वो राज्यपाल रहे। वहां पे आपको पता है कि सीपीएम का वहां शासन रहा था। बिहार में इस समय वो राज्यपाल हैं। बिहार में इस समय इसलिए कि महत्वपूर्ण है, एनडीए प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, यहाँ पे योजनाओं का उद्घाटन हो रहा, शिलान्यास हो रहा, चुनाव सिर पर है। और उसके बाद अगर क्या घटनाक्रम बनते हैं बिहार में, पोस्ट इलेक्शन में बात कर रहा हूँ ललित, वो बहुत ही मायने रखने वाला है। इसलिए यहाँ पे कौन व्यक्ति राज्यपाल के पद पे बना रहेगा, नई सरकार की बनने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ पे जो राज्यपाल पद पे जो व्यक्ति बैठा होगा, अभी जो बैठा होगा बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजा आएगा, वो उनके सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति में से एक होगा ललित। ये आप मान के चलिए यहाँ पे, क्योंकि जो समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं और जो दिख रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई चूक नहीं करेगी, कोई अच्छा चांस मनीष, नहीं लेने। मनीष यहाँ पे एक चीज और है कि आपको याद होगा कि जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी और बार बार एनडीए की सरकार, बीजेपी के नेता कहते थे कि ये विपक्ष वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमें एंटी मुस्लिम एटीट्यूड के साथ चलते हैं, लेकिन हम ही वो दल थे जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को जो राष्ट्रपति बनाया। तो क्या उसके बाद जो करीब करीब ये 24 साल का एक अंतराल है, और यदि वाइस प्रेसिडेंट आरिफ मोहम्मद खान बनते हैं, तो निश्चित तौर पे ये फिर मैसेज देने की कोशिश करेगी कि आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारे बारे में ये भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन हम वो दल हैं जिसके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अकलियतों के जो अल्पसंख्यक जो समाज है उसके लिए फिक्रमंद है। हम ये चाहते हैं कि उनका एजुकेशन और सारी चीजें
वो तरक्की में आगे बढ़े और हमने उनको मौका दिया है। तो एक तो ये आरिफ मोहम्मद खान हो गए, और दूसरा जो हम लोग शशि थरूर के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो शशि थरूर को आप कैसे मतलब देखते हैं कि वो इस रेस में सूत्रों के हिसाब से जो चर्चाएं जो चल रही हैं उसके हिसाब से शशि थरूर भी रेस में नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पे दर्शकों को हम लोग बताते हैं कि केरल में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो मनीष आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल केरल में चुनाव होना है ललित, लेकिन मैं वही उस समय बात मेरी अधूरी रह गई कि शशि थरूर को लोकसभा जो सदस्यता है उसको छोड़ना होगा, कांग्रेस से त्यागपत्र देना होगा और उसके बाद ही वो राज्यसभा में। लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार अगर इतना शशि थरूर उनके करीब जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के अगर इतना करीब वो जा चुके हैं, तो क्या वो उनका इस्तेमाल राज्यसभा में करेंगे या अपने विदेश नीति में? क्योंकि आप देखिए हाल के दिनों में शशि थरूर अलग अलग देशों में लगातार दौरे कर रहे हैं, फॉरेन एकदम डिग्निटरीज से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। तो अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर अगर मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, अब भारत की बात अलग अलग देशों में रख रहे हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा के उनको समेट दिया जाएगा? ये कहना मुझे थोड़ा सा अतिशक्ति लगती है ललित। आरिफ मोहम्मद खान एक बड़े बेट हो सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि जब अगले साल जनसंख्या सेंसस जब भारत में होगा ललित, तो उसमें मुसलमानों में जो बैकवर्ड है उसकी भी गिनती की जाएगी, उनकी भी संख्या, और पसमंदा जो मुसलमान है उसके वोट को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान वो हो सकते हैं, लेकिन क्या इस वक्त ये हो सकता है कि उनको शिफ्ट करके उस पद पे बैठाया जाए और बिहार में किसी और को राज्यपाल बना दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक दो और नाम फ्लोट हो रहे हैं। फ्लोट होने वाले नामों में कि मेरे पास जो आ रहे हैं उसमें आपको बताऊं, हैरान होंगे आप, रक्षा मंत्री के भी नाम आ रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के भी नाम आ रहे हैं। तो क्यासों का बाजार गर्म हो चुका है। बाजार बिल्कुल गर्म है। दिल्ली में, आप दिल्ली में बैठे हैं और मैं पटना में हूँ, लेकिन क्यासों का बाजार गर्म है। अभी तक देखिए सुबह होते होते तक और भी एक दो नाम आपको कुछ सुनाई नाम जुड़ देंगे। जाए तो एकदम। बिल्कुल, तो इसलिए ये बड़ा रोचक है और अगले कुछ दिन जो है दिल्ली की राजनीति में बहुत रोचक घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों को हम लोग बता दें कि 21 जुलाई मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, और मानसून सत्र के आगाज के दौरान ही किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कम से कम जो है मत मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मन मिले, क्योंकि देश हित के लिए मन का मिलना जरूरी है। और उसके बाद जो है राज्यसभा में विपक्ष के 18 नोटिस को अस्वीकार कर दिया जाता है और रात को 10 बजते बजते उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। यानी कि इस दिन की सबसे बड़ी खबर के तौर पर ये कि उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वजह स्वास्थ्य को बताया है। और सियासत का ये दस्तूर है कि जो कुछ नजर आता है वो होता नहीं है, और जो होता दिखता है वो नजर नहीं आता है। तो यानी कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के पीछे क्या वजह हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य वजहों का हवाला दिया है। इन सब के बीच और जो कुछ डेवलपमेंट होंगे वो हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और जो भी कुछ जानकारियां मिलेंगी, जो सनसनीखेज जानकारियां हैं या और पुख्ता जानकारियां हैं, उसको भी हम पेश करेंगे। तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। और खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को आप लॉग इन करें, जहां पे आपको तथ्यात्मक खबरों को पढ़ने का आपको एक बंच मिलता है, एक गुच्छा मिलता है, जिसमें हम हर विषयों को पेश करते हैं। तो मनीष, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ललित जी।